तो आइए दोस्तों, फिर से जुड़ चुके हैं आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें मन में सोची है जो आप लोगों के भी साथ साझा करना चाहूँगा। कि जो कि आप जानते हैं कि पहले केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपके बिहार बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं। लगभग आप कह सकते हैं 28 नंबर के पूछे जाते हैं, 28 अंक के पूछे जाते हैं। और आप भी जानते हैं कि डबल ऑप्शन रहता है। अगर डबल ऑप्शन रहता है, यदि आप चाहें तो दोगुना कर लीजिए इसका, तो लगभग बनते हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 56 मार्क्स से 56 अंक के पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और टोटल थ्योरी आपको पढ़ना है 70 नंबर का। आप जान चुके हैं कि अब 56 नंबर का यही केवल पूछेगा, केवल अब 14 नंबर इस दोनों से ला लीजिएगा, इस दोनों से 14 नंबर ला लीजिएगा, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन अब गारंटी आपको हम देते हैं, यदि आप ऑर्गेनिक यहाँ सब कर लेते हैं तो कहीं लिख लीजिए, नहीं तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। ऑर्गेनिक में यदि 56 से यदि 55 आ गया तो फिर हमको कहिएगा। आप क्लास पूरे सीरीज़ को फॉलो करके देखिए, और आपको जो भी मटेरियल यहाँ पे दिया पढ़ाया जाएगा, वो मटेरियल आपको टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, और उस मटेरियल से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 to हीरो। हम ये मानकर पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भी नहीं आता है, बस केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 0 to हीरो आप 0 में देख रहे हैं, जिस दिन ये क्लास खत्म होगा बेसिक, आप उस दिन थोड़ा हमारा हीरो बन जाइएगा। और जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगा उस दिन से आप देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो आइए बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो पहला नंबर तो हमको बेसिक ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है आज, ठीक है। तो पहले हम आज अपना जैसे पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़े हैं। तो प्रारंभ में पहले जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि यौगिक को वैसे 2 भागों में बांटा जाता था इनको, ठीक है। और उनको किसके आधार पर बांटा जाता था, तो प्राप्ति के आधार पर बांटा जाता था। प्राप्ति के आधार पर, किसके आधार बाबू, प्राप्ति के आधार पर यौगिक को बांटा जाता था। और प्राप्ति के आधार पर उस समय दो भाग में बांटा गया था यौगिक को। एक तो बांटा गया था कार्बनिक यौगिक में, और एक बांटा गया था कार्बनिक यौगिक में, और कार्बनिक यौगिक में, ठीक है बच्चों। तो कार्बनिक यौगिक में बांटा गया इनको, और कार्बनिक यौगिक में बांटा गया तो कहा गया कि अब प्राप्ति के आधार पर आप जैसे आप समझ रहे हैं, प्राप्ति मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कहा गया था पहले कि जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं सजीवों से। तो सजीवों से जो प्राप्त होते हैं उसको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक जो प्राप्त होते थे वो निर्जीवों से प्राप्त होते थे, निर्जीवों से, ठीक है। तो निर्जीवों से प्राप्त होते थे, अर्थात खनिज लवणों से, खनिज पदार्थ से, भू प्रॉपर्टी से प्राप्त हुआ करते थे। कौन, अकार्बनिक यौगिक। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, अब तो कार्बनिक यौगिक हम निर्जीव से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक ऐसी मान्यताएं थी, तो कैसे ये मान्यता खंडन हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस पर बल देते हुए एक सिद्धांत आया था उसके बाद कि बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। जैव शक्ति सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि एक कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है एक विशेष बल से होता है, विशेष बल से होता है, जिस विशेष का नाम उन्होंने दिया था जैव बल, ठीक है। और जैव बल नाम लिख दिया था। और जैव बल केवल सजीवों में पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं। इसीलिए इन्होंने भी कहा था कि जैव बल से ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। और ये जैव बल किससे पाए जाते हैं बाबू, सजीवों में। अर्थात इन्होंने भी यही कहा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण केवल सजीवों से किया जाता है, सजीवों से किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है कार्बनिक यौगिक का, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत को पारित कर दिया। और ये सिद्धांत अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सिद्धांत 1815 ईस्वी में दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा, जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो आगे इसके बारे में देख लेते हैं। और जानते हैं इनका सिद्धांत कुछ ही दिन तक चला था। जस्ट इन्हीं का शिष्य थे एक, उनका नाम था
इन्हीं का शिष्य थे वॉलर। वॉलर, ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे वॉलर। वॉलर महोदय ने सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में अपने ही गुरुजी के, मतलब अपने ही गुरुजी परजिलियस जी का सिद्धांत जो इन्होंने लिख दिया था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल और केवल प्रयोगशाला में सजीवों के द्वारा हो सकता है, प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है। इन्हीं के शिष्य फ्रेडरिक वॉलर ने इस सिद्धांत का खंडन कर दिया और उन्हें कहा नहीं, प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है। और कैसे उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को NH4 CNO, NH4 CNO होता है अमोनियम साइनाइड, ठीक है। इन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और गर्म करने के बाद इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हो गया और बन गया ये NH2CONH2। तो चूंकि इसको यूरिया कहते हैं, ठीक है, और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। तो अतः इससे साबित हो गया था कि प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक को बनाया जाना संभव है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने जब ये पता चल गया तो निर्जीव से भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण होना शुरू हो गया और आज तक निर्जीव से निर्माण हो ही रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये थी कार्बनिक यौगिक के बारे में बेसिक जानकारी। तो कहिएगा अब के हिसाब से कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या होना चाहिए, कार्बनिक रसायन का परिभाषा क्या होना चाहिए। तो अब कह सकते हैं कार्बनिक रसायन में हम उस रसायन विज्ञान की उस शाखा का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जहां भी आपको कार्बन मिल जाए समझ आइए उसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ऐसी बातें नहीं है कि केवल कार्बनिक यौगिक को सजीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं, अब ऐसी कोई बातें नहीं, अब उसको निर्जीव से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बच्चों आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसके बाद यदि बात करें तो कार्बन के परिचय के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन का परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा कर लेते हैं, इसका परिचय पात्र, क्योंकि आप कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन के ही बारे में जानेंगे। तो अब जैसे जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक, अगर पहली पॉइंट की मैं बात करूं तो कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है बाबू, तो कार्बन एक अधातु है, ठीक है। और कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, जेड की अगर बात करें, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 होती है और प्रोटॉन की भी संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। और द्रव्यमान संख्या बात करें तो द्रव्यमान संख्या को ए कहते हैं, ए, ठीक है, नहीं तो लिख ही देते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है इनका 12 होता है, अर्थात द्रव्यमान 12 होता है। इसका अगर संकेत के रूप में लिखें इसको, तो संकेत रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 6 और 12, अर्थात द्रव्यमान इसका 12 होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। तो आइए बच्चों इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो कार्बन की प्रकृति में 2 समस्थानिक पाए जाते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसका स्थान समान हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो प्रकृति में द्रव्यमान 12 के रूप में भी पाए जाते हैं और द्रव्यमान 14 के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, तो कार्बन होता है 6 में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप लिखिएगा तो होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है बच्चों। अगर लिखे तो देखिए पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा कोष में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 होती है, ठीक है। और कहा जाए इसका कि आवर्त सारणी में स्थान कितना होता है, आवर्त सारणी में इसका स्थान, ठीक है। आवर्त सारणी में स्थान की अगर बात करा जाए तो इसको ट्रिक ध्यान रखिएगा, 142 का मतलब ये होता है कि 142 मतलब 14 और 2, तो 14 का मतलब वही वर्ग 14 में उपस्थित होता है, ठीक है। और 2 का मतलब हुआ कि आवर्त इनका दूसरा आवर्त में है, ठीक है बच्चों, दूसरा आवर्त में। तो ये बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 4 है। यदि आप जान रहे हैं कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अब कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 है मतलब इसके बाह्यतम कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पुराने के लिए क्या क्या करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर कार्बन की यदि बात करें, जैसे मान लीजिए ये नाभिक था, इसका ये पहला कोष और ये दूसरा कोष है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए ये नाभिक था, ये पहला कोष और दूसरा कोष है मान लीजिए। और नाभिक में पता है आपको प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, यहाँ भी नाभिक में आप देख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस,
ठीक है बच्चों। तो आगे बात करें, देखिए पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहला कोष में, ठीक है, और दूसरा कोष में 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ भी देखिए पहला कोष मान लेते हैं कि 1 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दूसरा कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो और देख लेते हैं आखिर ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अपना अष्टक को पूरा करते हैं, त्याग करके पूरा करते हैं या ग्रहण करके पूरा करते हैं, किस प्रकार से अपना अष्टक को पूरा करते हैं। इनको अष्टक तो अपना पूरा करना ही होगा, ठीक है। देख लीजिए, आप जानते हैं कि में इलेक्ट्रॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी कितना है 6 है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब होता है माइनस, प्रोटॉन मतलब होता है प्लस है, अर्थात 6 माइनस है और 6 प्लस है, इसलिए दोनों में बिल्कुल आकर्षण अच्छी तरीका से। यदि हम चाहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करवाना, तो त्याग करवाना चाहते हैं, यदि आप मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर भी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फिर भी इसके पास, लेकिन ये बात ध्यान सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए प्रोटॉन, अब जैसे में 1 इलेक्ट्रॉन यदि निकालते हैं तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका 5 को, ठीक है बच्चों। अब 6 को प्लस मिल करके 5 को माइनस को खींच रहा होगा। मान लीजिए अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन तो रहेगा 6 ही, क्योंकि नाभिक में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते हैं, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर 4 को, फिर 6 प्लस मिल करके 4 को माइनस को खींचेगा, तो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। फिर मान लीजिए यदि अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका कितना 3 को, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है बच्चों। तो हालांकि पहला तो अष्टक पूरा हुआ, पहला तो इनका कोष पूरा हुआ है, लेकिन दूसरा कोष नहीं पूरा हुआ है। अब चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास इतना ऊर्जा ही नहीं बचेगा और पहला नंबर छोड़ भी नहीं करेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन मिल करके 3 इलेक्ट्रॉन संभाल रहा है, मतलब 6 गार्जियन मिल करके 3 को बच्चा संभाल रहा है, मतलब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात आप त्याग करके आप अष्टक को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात त्याग करने पर प्लस आता है, अर्थात कह सकते हैं कि सी जो 4 प्लस है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन ही त्याग कर दे। ग्रहण करवा के देखते हैं, अगर ग्रहण करवाते हैं 1 तो फिर क्या होगा कि प्रोटॉन तो रहेगा 6, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। अगर एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा देंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 को, प्रोटॉन हो जाएगा 6 ही रहेगा। चूंकि अब 6 प्रोटॉन मान लीजिए, अगर यदि मैंने फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा देते हैं तो प्रोटॉन तो रहेगा अपना पास 6 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9 को। अब बताइए 6 प्लस मिलकर 9 माइनस को संभाल नहीं सकता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब एक और देंगे तभी अष्टक इसका पूरा हो पाएगा, इसलिए ना ही 4 त्याग कर सकते हैं, ना ही 4 ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रहण करेंगे तो ग्रहण के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण करेंगे तो इसके जो नाभिक में 6 प्रोटॉन है, ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते हैं। अगर त्याग करवाने का प्रयास करें तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तो ना ये त्याग कर सकता है और ना ये ग्रहण कर सकता है। तो आइए बच्चों ये बात देख लेते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, नहीं ये त्याग कर सकते हैं, नहीं प्लस बनाएंगे, या नहीं ग्रहण करके माइनस बना सकते हैं, 4 माइनस बना सकते हैं। तो क्या हो सकता है, एक और ऑप्शन है कि साझेदारी कर लिए। अब देख लेते हैं आगे साझेदारी के बारे में। तो देखिए बच्चों, तो आगे देखते हैं, तो ना ही त्याग कर सकते हैं, नहीं साझेदारी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अब नहीं त्याग करेंगे, नहीं साझेदारी नहीं त्याग करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको साझेदारी करवाना। साझेदारी के जैसे मान लीजिए कार्बन के बाह्यतम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन है ही, तो मान लीजिए इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपन रखता है ऐसे, ठीक है, ये अपन 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में रख दिए हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि पहले हाइड्रोजन का आप एक बार देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो हाइड्रोजन के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप मानिएगा तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, इसका केवल 1s1 ही होता है, ठीक है। अर्थात पहला कोष में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन को अगर दे दे, ये बेचारा स्थायी हो जाएगा। हाइड्रोजन को अपना स्थायी बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। यदि मान लीजिए इसके समक्ष एक हाइड्रोजन आता है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक में ही, ठीक है। और यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जैसे मान लिया हाइड्रोजन तो अपना 1 ले लेगा, इससे पूरा इसका हाइड्रोजन का 2 पुर गया, ये बेचारा खुश है। अब ये हाइड्रोजन भी 2 ले लेगा तो ये भी खुश है, ये हाइड्रोजन 2 लेगा तो ये भी खुश है, ये हाइड्रोजन को गया तो ये भी खुश है। लेकिन कार्बन भी कहेगा भैया हमारा सब ले लिए हैं, हम रोक दीजिए तभी मेरा भी अष्टक पूरा होगा।
ये भी शब्द क्या करेगा, जो जो इसे लिया था सबसे अक्का को ले लेगा, ये भी अपना तो इसका है ही। यदि आप देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 को इसका अष्टक पूरा हो चुका है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए हैं। अब इसी आप जान रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन था, इससे बॉन्ड बना, इससे बॉन्ड बना, अर्थात इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं सी बॉन्ड वो एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच, फिर उसका बॉन्ड एच, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। इसके बाद यदि आप लेते हैं, यदि आप जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कार्बन है, एक और यहाँ पे कार्बन है। ठीक है बच्चों, अगर ये मान लेते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी मान लेते हैं इसका 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसका भी 4 होता है, 2 यहाँ पर ले लेते हैं, 2 यहाँ पर, और एक यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। अब हाइड्रोजन फ्री वाला में आएगा, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन आया अपने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ भी हाइड्रोजन आया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ भी आएगा अपना हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, अब यदि आप चाहें देखें तो हाइड्रोजन तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा, और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा लिया है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस कार्बन का अब 8 को इलेक्ट्रॉन पुराना जरूरी है, तो 2 यहाँ से हो गया, 2 2 2 4 हो गया, अब 4 2 6 6 2 8, मतलब यहाँ से ले लेगा ऐसे बच्चों। ठीक है, और यहाँ से आप देखिएगा, आप इस कार्बन का भी देखिए, कार्बन का हमारा तुम ले लिया है 2 को, हम तलाश लेंगे 2 को, और इससे लिया था तो लेवे करेगा इससे, तो पूरा इसको घेर दीजिएगा ऐसे। इसका भी देखिए 4 2 6 2 8, इसका भी 8 4 गया, इसका भी 4 8 को पुर गया, इसका भी 8 इसका भी 8 को पुर चुका है। अब यदि बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ अगर देखिएगा तो आपको पता है कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनते हैं। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या चाहे तो एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सी है और 2H है, 2H यहाँ पर लिख दीजिएगा, CH2 लिख दीजिएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ दीजिएगा डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए सी है और यहाँ पर भी 2H है, यहाँ भी दे दीजिएगा H2, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम चाहें तो ट्रिपल बॉन्ड एक बार बना के देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये था, इसमें था सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और इसमें भी यदि बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन रख दिया है। ठीक है, और एक यहाँ पर रखा है 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया, क्योंकि कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी यहाँ भी अपना 3 रख दिया है। अभी एक यहाँ भी रख देगा, इसका भी 4 अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जहाँ बचा हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के। देखिए यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से दिखा रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम मतलब कट्टी से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ही, और यहाँ से अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन इसको पुराना है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पुराएगा ही, इसका बाद देखिए 2 यहाँ पर है, 3 2 5 हो गया, 3 है 2 5, अब 5 3 8 को यहाँ से ले लेगा, इसका भी 8 को पूर जाएगा, और ये चाहे यहाँ से ये भी ले सकता है इसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका देखिए, अब ये तो इसे ले लिया है, अब ये भी ले लेगा इससे ही। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से इसको दे देते हैं, तो 3 3 6 2 8 को, इसका भी 8 को पूर चुका है। इसका अगर बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं, देखिए सी हो गया, चूंकि इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर कार्बन दे देते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और एक बॉन्ड वहाँ पे इस तरह यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा कार्बन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ये। ठीक है बच्चों, तो आगे आप बात कर लेते हैं इसके आगे, अब बताते हैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में एक बार देख लीजिएगा। देखिए, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो देखिए, अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा कहते हैं, और पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, सिग्मा और पाई बंद की संख्या भी यदि लिखिएगा, की संख्या यदि लिखिएगा, संख्या इसका बना रहे हैं हम। देखिए, तो देखिए बच्चों, इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको यहाँ ए बॉन्ड मान लीजिए बी है, यहाँ ए डबल बॉन्ड बी है, यहाँ ए ट्रिपल बॉन्ड यदि मान लीजिए बी है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड होना ही होना है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाद में कि जो भी बॉन्ड बचेगा सबको पाई बॉन्ड कहते हैं। अगर यहाँ एक ही बॉन्ड है तो मतलब ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है।
और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा और ये दोनों पाई बॉन्ड होगा, ये भी पाई बॉन्ड होगा और ये भी पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे केवल ही सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि हम आपको क्वेश्चन लिख दें तो क्वेश्चन ही बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लेते हैं HCH3, H हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से डबल बॉन्ड है ये, और फिर यहाँ से फिर डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, फिर यहाँ पे H ले लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप सोचें इसको इसके बारे में, तो देखिए अब यहाँ पर आपको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, आप देखिए सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड कहेंगे उसको, और पाई बॉन्ड किसको बोलेंगे, जहाँ सिंगल बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब सिग्मा बॉन्ड संख्या देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड, फिर 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड और 7, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 है। और पाई बॉन्ड की संख्या एक सिग्मा एक पाई होगा, ये एक पाई बॉन्ड है और ये भी एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया बालक जी, 2 हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें 7 है। तो पाई बॉन्ड आपकी जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ उसको बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ डबल है ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, बाद की जितना भी बॉन्ड होगा उसमें लगल उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, आप यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, तो आगे देखिए समझाते हैं, और इसके बाद आप बस एक ही टॉपिक संकरण समझा के आज छोड़ देंगे, उससे फिर कल की क्लास में और आगे बातें होगी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। रुक जाइए, हो गया सर। तो बच्चों आप पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो किसी भी कार्बन का संकरण कितना होता है। ठीक है, तो देखिए, तो संकरण बराबर फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। ठीक है, लोन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस, तो ये बच्चों आप आगे पढ़ते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो आइए देखिए, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन और फॉर्मूला क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। सिग्मा बॉन्ड आपको गिनना बता ही दिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनते हैं, और लोन पेयर मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्म। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पर बनाए हैं इसका कार्बन, यदि मान लीजिए एक कार्बन यहाँ एक बॉन्ड इसका यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन से ये जुड़ चुका है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ चुका है एक हाइड्रोजन से। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच चुका है, ये युग्म के रूप में जमा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लोन पेयर इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोन पेयर, या इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म, ऐसा कहते हैं लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। आइए अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कैलकुलेशन करने के बाद यदि आपको मान अगर 4 आता है, या मान लीजिए 3 आता है, या मान लीजिए 2 आता है, या मान लीजिए 1 आता है, तो इसका संकरण क्या होगा। यदि मान लीजिए मान अगर 4 आता है जिसका संकरण होगा sp3, अगर मान 3 आता है जिसका संकरण होगा sp2, यदि 2 आता है इसका संकरण sp हो जाएगा, यदि मान 1 आता है इसका संकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं 4 मतलब क्या, देखिए 1 हो गया S वाला और 3 हो गया E वाला, इसीलिए S हमेशा एक ही होगा, और P में 3 4 5 बढ़ाते जाएंगे, 2 3 4 2 3 1 2 3 कर देंगे इसको। देखिए 4 है मतलब 1 हो गया S और 3 हो गया P, तो 3 1 4 हो गया। अब अगर मान लीजिए माना गया 3, तो मतलब S हो जाएगा 1 को और P हो गया 2 को, तो 2 1 हो गया 3 को, और यहाँ 2 है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पूरा मान इसका ये दोनों मान योग करेंगे 2 आएगा। अगर 2 मान लीजिए आएगा, 1 हो गया S और 1 हो गया P। ठीक है, इसलिए 4 आएगा तो बोलेंगे sp3, 2 3 आएगा तो बोलेंगे sp2, और 2 आएगा तो बोलेंगे sp, 1 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। जैसे आपको एग्जांपल देके समझाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसा है। ठीक है बच्चों, ऐसा है। ठीक है, अब यदि आप निकालते हैं संकरण, अगर संकरण इसकी निकालने का प्रयास करें तो सिग्मा बॉन्ड प्लस होगा लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कीजिए। अब बताए आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या में कितना है बाबू, सिग्मा बॉन्ड की संख्या में 4 है, तो लिखिए 4,
और लोन पेयर इसमें एक भी नहीं है, इसीलिए लोन पेयर 0 हो जाएगा। और यदि जोड़िएगा 4 + 0 बराबर हो जाएगा 4। अगर अभी तुरंत आप बोलेंगे यदि अब मान होगा 4 तो संकरण क्या हो जाएगा बाबू, sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप संकरण लिख दीजिएगा sp3 होगा इसका संकरण। तो और भी बहुत सारा बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। जैसे आप आगे बना सकते हैं यहाँ पे जैसे बनाएंगे, यदि आपको हम लिख दें संकरण लिखने के लिए तो लिख के जरा हमको बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस कार्बन का H हो गया, ये भी H है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मान लीजिए ये भी H है, ठीक है यहाँ से। और यदि हम इसका लिखें हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और हमेशा एक बात जान लीजिएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड पुराना अनिवार्य है, क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, इसलिए उसका 4 बॉन्ड बनाना ही बनाना है हमेशा अनिवार्य रूप से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कार्बन के 4 बॉन्ड पड़ गया, 1 2 2 1 3 3 1 4 को। अब इसका संकरण लिखिए, ठीक है। अपना अपना कार्बन का अपना अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब कि अपना अपना संकरण होता है। जैसे इस कार्बन की हम संकरण की बात करें, इस कार्बन संकरण आप देखिए तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन का। अगर मान आ गया 4 तो संकरण क्या होगा बाबू, sp3। अर्थात इस कार्बन का जो संकरण हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। इस कार्बन लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है। चूंकि आप जानते हैं इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। देखिए संकरण सूत्र क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ में केवल 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसका केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड होगा। अर्थात मान इसका हुआ 3 होगा, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन बाबू 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 होगा 30 को लिखेंगे sp2, यहाँ पे लिखिए sp हो जाएगा 2। अब इसका यदि आप बात करते हैं, इसका यदि आप लिखते हैं, इसका लिखिए, इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 के लिए मान क्या होगा sp2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप सभी का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो संकरण हमने आपको निकालना सिखा दिया है। किसे कहते हैं, कार्बन का समान परिचय हो गया, ठीक है। और उसके बाद कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होता है, बर्जीलियस का जब शक्ति सिद्धांत पढ़ा दिए, उनका सिद्धांत कैसे खंडन हुआ सो पढ़ा दिए। अब आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इसके बाद। तो बच्चों बने रहिएगा इस वीडियो में, और हम गारंटी आपको दे रहे हैं, आपको देख कर देख लीजिए, ठीक है। आपको निश्चित रूप से ऑर्गेनिक में बेहतर से बेहतर नंबर आएगा। जैसे हमने पहले ही बताया था, ऑर्गेनिक में अगर डबल, और इसे 28 नंबर पूछता है, डबल कर देंगे 56 नंबर का हो जाएगा। आप 56 नंबर का ऑर्गेनिक में बिल्कुल ही बेहतरीन रूप से पढ़ सकते हैं। हालांकि बेसिक थोड़ा कुछ लंबा, 3-4 मानिए ना 7 क्लास तक चलेगा बेसिक, 7 से 8 क्लास 7 डेज का बेसिक चलेगा। उसका बेसिक के बाद हेलो एल्केन शुरू कर देंगे, और थोड़ा अच्छे लेवल में पढ़ाएंगे, डीप लेवल में पढ़ाएंगे, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, बिहार बोर्ड ही नहीं, ऑर्गेनिक आपको IIT नीट JEE कीजिएगा, फिर भी उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए बच्चों। हालांकि इसका तो हम PDF अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन हाँ, जो भी चैप्टर शुरू होगा उस चैप्टर का हम टेलीग्राम में PDF डाल दिया करेंगे। तो अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है जीनियस एकेडमी टॉपर्स क्विज, नाम है उस चैनल का। यदि आप और उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसका आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और वहाँ से आप लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर टेस्ट भी